हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र, जो कि बिल्कुल यही प्रश्न पत्र आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है, जिसका पूर्णांक है 42 नंबर। और इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 21 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तथा 27 व 28 प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्नों के साथ ही उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। देखिए, इसी पेपर में सारे जो आपको मिलेगा प्रश्न पत्र, इसी में ही सारे उत्तर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो सही ऑप्शन जिंक है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है जिंक, जिसको पीटकर हम बिछा सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, वो टूटेगा नहीं। दूसरा प्रश्न है रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। तो रबी की फसल के कौन कौन सी हैं? मटर भी रबी की फसल है, चना भी और सरसों, ये तीनों रबी की फसल हैं। चौथी जो बची है धान, ये रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। तो सही ऑप्शन है सी। प्रश्न संख्या 3, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित के प्रक्रम क्रिया क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है, टिक कर लो सी पर। चौथा प्रश्न, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया किसका, कौन ले जाता है? मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर से। तो सही ऑप्शन हो गया ए पर टिक लगा लो। पांचवा प्रश्न, कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा। ऑप्शन हो गया ए, पांचवे का ए ऑप्शन। छठा प्रश्न, किससे घर्षण को कम किया जा सकता है? तो स्नेहक से हम घर्षण को कम कर सकते हैं। ऑप्शन हो गया ए। सातवां प्रश्न, ऐसा रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। विषाणु के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इन्फ्लुएंजा। तो सही ऑप्शन है बी, इन्फ्लुएंजा। बी ऑप्शन सही है सातवें प्रश्न का। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक धातु नहीं है? तो देखिए, कॉपर एक धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, आयरन एक धातु है, सल्फर है जो कि एक धातु नहीं है। सही ऑप्शन आ गया बी। नौवां प्रश्न, खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान कौन सा औजार उपयोग में लेता है? कल्टीवेटर। सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न 10वां, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। तो सही ऑप्शन आ गया हमारा ए। अगला प्रश्न, अब देखिए 11 से 15 तक के प्रश्न हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और ये रिक्त स्थान में जो शब्द लेने वो कहाँ पर दिए हुए हैं? एक सारणी है यहाँ पर, उसमें दिए हुए हैं। ये देखिए सारणी बता देता हूँ कहाँ पर है। ये सारणी है हमारी, यहाँ पर पूरे ये दिए हुए हैं। वापस से बता देता हूँ। जलवायु दिया हुआ है, डीजल, सक्रिय, निराई, कटाई, निष्क्रिय, गति, ऊष्मा, तापमान, सीएनजी। इन शब्दों में से कोई शब्द लेना है जो सही शब्द आएगा। जैसे प्रश्न संख्या 11 ले लेते हैं। फास्फोरस बहुत रिक्त स्थान अधातु है। कौन सी है? सक्रिय अधातु है फास्फोरस। प्रश्न संख्या 12, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन सा है? सीएनजी। तो सीएनजी लिख दिया। 13वां प्रश्न, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ रिक्त स्थान में ऊष्मा आ जाएगा। 14वां प्रश्न, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किस परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो जलवायु आ जाएगा। 15वां प्रश्न, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। देखिए यहाँ खालिस्तान में निराई आता, यहाँ ये भूल गया है प्रश्न पत्र बनाने वाला, तो यहाँ खालिस्तान होना चाहिए था, तो ये आएगा निराई। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न हैं कथन के रूप में दिए हैं, सत्य और असत्य कथन की पहचान करनी है। तो 16वां प्रश्न है, कोक
कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। सत्य है, सही है बिल्कुल। 17वां प्रश्न, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। बिल्कुल सही, सत्य पे टिक लगा लीजिए। 18वां प्रश्न, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। बिल्कुल सत्य है, सत्य घटना है, सत्य कथन है। 19वां प्रश्न, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, सत्य पर टिक लगा लो। 20वां प्रश्न, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन है, जमीन में से निकलता है, तो ये घटना असत्य है। ये कथन जो है ये सत्य नहीं है, असत्य है। अब हैं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 21वां प्रश्न ले लेते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो दो उदाहरण दीजिए। रबी की फसल के देखिए 4 उदाहरण दे दिए, गेहूँ, सरसों, चना और मटर। दो कोई से भी जो अच्छा लगे उदाहरण वो लिख देना। खरीफ की फसल के 4 उदाहरण हैं, मूंगफली, धान, मक्का और ज्वार। इनमें से जो भी अच्छा लगे, जो भी याद रह जाए वो लिख देना। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, रेड डेटा बुक क्या है। देखिए रेड डेटा बुक क्या है, ये धरती पे जो जीव जंतु हैं उनके बारे में रिकॉर्ड है इसके अंदर कि कौन सा जीव सबसे पहले देखा गया उसके बारे में, और कौन सा लुप्त हो गया, अंतिम बार देखा गया, उसके बारे में है। तो रेड डेटा बुक वह बुक है जिसमें पृथ्वी पर मौजूद तथा विलुप्त हो चुके सारे जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सा जीव जंतु पहली बार या अंतिम बार कब देखा गया। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीव देखिए मुख्य प्रकार से कितने वर्गों में हैं। पहला वर्ग है जीवाणु, दूसरा है शैवाल, तीसरा कवक और चौथा है प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न, अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 24वां प्रश्न है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। देखिए पहले तो ये जान लो कि जैव विविधता है क्या है, क्या अर्थ है। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ। विविधीकरण है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इसको कहते हैं जैव विविधता। अब इसको संरक्षण, इसको सुरक्षित रखना क्यों चाहिए, क्योंकि सारे पेड़ पौधे या जीव जंतु अगर नष्ट हो जाएंगे तो हम खाएंगे क्या। पेड़ नष्ट हो जाएंगे तो छाया कहाँ मिलेगी, जानवरों के घर नष्ट हो जाएंगे, जानवर रहेंगे क्या। जो पक्षी हैं वो पेड़ों पर रहते हैं, अगर पेड़ नष्ट हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। जानवर अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमको दूध कहाँ से पिएंगे। जो मांस है, जो मांस खाने वाले हैं, मांसाहारी हैं, वो लोग कैसे खाएंगे। तो देखिए जैव विविधता संरक्षण इसलिए होना चाहिए, जैव विविधता संरक्षण द्वारा जीव जंतुओं से पृथ्वी पर पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ ये हैं कि ये ईंधन प्रदूषण कम करते हैं। अगला, इन ईंधनों का रखरखाव करना आसान है और ये ईंधन स्वच्छ होने के साथ साथ अपेक्षाकृत सस्ते भी हैं। क्या होगा, अगला प्रश्न 26वां, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें। तो यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो जंतुओं के आवास खत्म हो जाएंगे, जिस कारण धीरे धीरे सारे जीव जंतु धरती से विलुप्त हो जाएंगे। वृक्षों के गायब होने से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिससे जीव जगत प्रभावित होगा और जीवन असंभव हो जाएगा। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए।
तो देखिए प्रतिजैविक क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर्स लिखते हैं, हम लेते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं। तो ये देख लीजिए प्रतिजैविक क्या है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स द्वारा कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट कर देती हैं या उन्हें रोक देती हैं। ऐसी दवाइयों को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक लेते समय डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर आवश्यक होने पर ही प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक को लेना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से लेने पर प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 28वां। कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड-19 के संकेत और लक्षण क्या हैं? इससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो कोरोना वायरस 2019 कोविड-19 के संकेत और लक्षण क्या हैं? जुखाम होना, गला खराब होना, बुखार आना, सूंघने की क्षमता कम हो जाना, स्वाद खत्म हो जाना और सांस लेने में तकलीफ होना। ये तो कोरोना वायरस बीमारी 2019 के संकेत और लक्षण हैं। अब इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो बचने के उपाय यही हैं कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाकर टेस्ट करवाना चाहिए। फिर दूसरे लोगों से खुद को दूर कर लो, अलग कमरे में रहो। और तीसरा, मास्क का उपयोग करें। चौथा, दवाइयों का समय पर पूरा कोर्स लें। इसी के साथ कक्षा 8 विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।